डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। डॉक्टर जीएस घुरे के विचार। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरे का नाम भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से है जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया। आपका जन्म 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। सन 1923 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। सन 1924 में उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर एवं विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। सन 1934 में आपको प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया और सन 1859 में वह वहाँ से रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद भी आपकी सेवाएं लेने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय ने आपके लिए प्रोफेसर एमरिटस का नया पद सृजित किया। प्रोफेसर घुरे के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान हैं। घुरे ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसके तत्वाधान में सन 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया, जो आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में एक है और 1966 तक वे इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। आपने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। प्रोफेसर घुरे ने अनेक विषयों पर लिखा है और उन्होंने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वह ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय पद्धति है। डॉक्टर जीएस घुरे की कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारतीय साधु, मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय पत्र, भारत में सामाजिक तनाव, नगर और सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। इस पुस्तक के संबंध में कुछ बताना चाहूँगी। प्रोफेसर घुरे की ये पुस्तक जाति, वर्ग एवं व्यवसाय पूर्व में उनके द्वारा लिखी दो पुस्तकों का वो पुस्तकें हैं कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और रेस इन इंडिया का ही विस्तृत रूप है। यानी इन जो दो पहले उन्होंने किताबें लिखी थी उसका ही ये विस्तृत रूप है ये पुस्तक जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं जिसमें जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति एवं जाति, भारत के बाहर जाति के तत्वों, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय एवं जाति, वर्ग के कार्यों एवं जाति के भविष्य आदि विषयों पर चर्चा की गई है। उनकी अगली पुस्तक का नाम है नीग्रो, अफ्रीका में प्रजातीय संबंध, अनुसूचित जनजातियाँ। अब हम जानेंगे प्रोफेसर घुरे की समाजशास्त्रीय जगत को जो योगदान रहा, जो देन रही, उसके बारे में। प्रोफेसर घुरे ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रदान किया तथा जाति का भारत शास्त्रीय विश्लेषण किया। उन्होंने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों के आधार पर भारत में जाति और जनजाति का विश्लेषण किया और भारत में आर्य और अनार्य प्रजातियों एवं संस्कृतियों के मिश्रण के आधार पर भारतीय सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास एवं परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान, भारतीय जनजातियों को घुरे ने बिछड़े हिंदू माना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे उन्हें हिंदू समाज में आत्मसात करने का सुझाव देते हैं। तीसरा योगदान, जो मानवशास्त्री हैं उनके लिए अध्ययन का मुख्य विषय रहा है नातेदारी और लेकिन उन्होंने नातेदारी का अध्ययन, मानवशास्त्रियों ने संबंधों के नामकरण तथा प्रारंभिक पारिवारिक एवं वैवाहिक स्वरूप क्या रहे होंगे इस संदर्भ में किया मानवशास्त्रियों ने। लेकिन घुरे ने संपूर्ण सामाजिक संगठन के संदर्भ में नातेदारी यानी रिश्तेदारी, घुरे ने संपूर्ण सामाजिक संगठन के संदर्भ में नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने नातेदारी की न केवल समाजशास्त्रीय व्याख्या की बल्कि वे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टि से किया। अब मैं घुरे की चौथी देन आपको बताने जा रही हूँ।
घुरे ने अपने लेखन में समाजशास्त्रीय शोध अनुसंधानों का उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं कई अनुसंधान कार्य किए और उनके निर्देशन में भी बहुत से अनुसंधान हुए। घुरे ने बंबई विश्वविद्यालय से अनेक निबंध प्रकाशित किए जो अनुसंधानों पर, शोध पर, रिसर्च पर आधारित थे। घुरे के अनुसंधान अभिवृत्तिमूलक अध्ययन थे और उनकी दो प्रमुख कमियां भी थी। उनमें सैम्पलिंग एंड स्केल, निर्देशन एवं माप का अभाव था। उनके अध्ययन की लेकिन एक प्रमुख विशेषता ये रही, उन्होंने भारतीय सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के बारे में ऐतिहासिक एवं समकालीन अनुभविक शोधों का प्रयोग किया। उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। घुरे का एक मुख्य योगदान है कि घुरे ने भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में अपने अध्ययन में, चाहे वह स्वयं द्वारा किए गए हों या उनके स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए जिन्होंने उनके अंडर में रिसर्च वर्क किया, उन्होंने अपने अध्ययनों में जाति, जनजाति, प्रजाति, सामाजिक दर्शन, मनोविज्ञान, कला, लोकगीत, प्रादेशिक संस्कृति तथा सामाजिक परिस्थितिकी, तनाव, मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों, जनजातियों एवं कृषकों के अध्ययन किए तथा प्रेस, सिनेमा एवं नातेदारी आदि पर भी अनुसंधान किए। उन्होंने भारतीय जीवन के अध्ययन में संस्कृत की भूमिका को महत्व प्रदान किया। संस्कृति घुरे के लिए एक संपदा और शक्ति है। इसके अतिरिक्त घुरे की एक महत्वपूर्ण देन ये रही कि उन्होंने देश को अनेक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री दिए, जिनमें मुख्य हैं M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, M.S. गोरे, I.P. देसाई, Y.V. दामले, M.S. राव, श्रीमती इरावती कर्वे, K.M. कपाड़िया जैसे महान समाजशास्त्री आपके छात्र रहे हैं। प्रोफेसर घुरे के जाति प्रथा पर विचार अब हम जानेंगे। आपने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति से संबंधित अपने विचारों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है, उनकी विवेचना की है। उसके अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधित अनेक प्रतिबंध लागू करती है। भारत में जाति का स्वरूप अपनी विभिन्नता लिए हुए है। इसलिए इसकी कोई भी सर्वमान्य परिभाषा देना मुश्किल है। जाति की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना मुश्किल है। यही कारण है कि कई विद्वानों ने जाति की परिभाषा देने के बजाय उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है और इनमें मुख्य हैं, जिन्होंने विशेषताओं का उल्लेख किया है, मुख्य विद्वान हैं वह समाजशास्त्री दत्ता हैं, हटन हैं, घुरे हैं। घुरे ने जाति व्यवस्था की परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। अब मैं जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। समाज का खंडात्मक विभाजन। हिंदू जाति समाज समरूप समाज नहीं था। वह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह जातियाँ थीं, जिनका अपना सुविकसित जीवन होता था, जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भांति उनके धन पर निर्भर नहीं होती थी। ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊंची जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों की नियमित तथा स्थायी पंचायत होती थी। ये जाति पंचायतें उपजाति के साथ निषेध, खान पान, पारस्परिक व्यवहार आदि पर का निर्णय देती थी। ये जाति पंचायत अपने अपराधी सदस्यों को दंड के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में जाति से बहिष्कृत भी कर सकती थी, जुर्माना भी लगाती थी।
इसी प्रकार जाति के सदस्यों को भोज, शारीरिक दंड आदि भी दिया करती थी। घूरे ने लिखा है कि इन विशेषताओं के कारण जाति स्वयं अपनी शासक थी और समाज विभिन्न खंडों में विभक्त था। जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, यानी समाज विभिन्न समूहों में या खंडों में विभाजित था और प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत थी। अब मैं दूसरा विशेषता जो आपको बताने जा रही हूँ जाति की, वह है संस्तरण या श्रेणीबद्धता। घुरे के अनुसार जाति समाज का एक मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों या जातियों की श्रेणीबद्धता या संस्तरण है। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने को मिलती थी। इसमें ब्राह्मण उच्चतम प्रस्थिति प्राप्त किए होते थे और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम प्रस्थिति वाली होती थी। अन्य जातियां प्रतिष्ठा अनुसार इसके मध्य क्रम से स्थिर होती थी, यानी उनमें जो था उतार चढ़ाव था जातियों में, उसमें उच्चता और निम्नता पाई जाती थी। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम विद्यमान था कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन किन जातियों से ग्रहण कर सकता है और किन किन से नहीं ग्रहण कर सकता। इस संबंध में भारत में बहुत अधिक अनेकता और विद्यमान थी। घुरे ने भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी नियमों के आधार पर भारत को 2 भागों में विभाजित किया है। आपने उत्तर भारत में जातियों का विभाजन निम्न 5 समूहों में किया है। पहला स्थान ब्राह्मणों का, दूसरा स्थान उन जातियों का जिनके हाथ से ब्राह्मण पक्का भोजन ग्रहण कर लेते थे, तीसरा स्थान उन जातियों का जिनके हाथ से ब्राह्मण मात्र जल ग्रहण कर सकते थे, चौथा स्थान उन अछूत जातियों का जिनके हाथ से ब्राह्मण जल भी नहीं ग्रहण कर सकते थे, और अंतिम स्थान में वह जातियां आती थीं जिनका स्पर्श मात्र किसी भी कट्टर हिंदू को अपवित्र कर सकता था। सिद्धांत रूप में ऊंची जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति के सदस्य द्वारा स्पर्श किए जाने पर अपवित्र हो जाता था, परंतु व्यवहार में इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता था। अब हम नेक्स्ट इसकी अगली विशेषता जानेंगे। पेशे, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषा अधिकार। जाति संरचना में उच्चतम जाति ब्राह्मण को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते थे तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएं होती थी, और इसके विपरीत निम्नतम जाति यानी अस्पृश्य या हरिजन पर अधिकतम असमर्थताएं या निर्योग्यताएं या न्यूनतम विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त थे। नियमों की कठोरता में दक्षिण भारत का विशिष्ट स्थान था। आपने लिखा है कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलुगु कन्नड़ प्रदेशों में केवल अपवित्र जातियों को ही पृथक किया जाता था और उन्हें गांवों के बाहरी सीमा पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तमिल व मलयालम प्रदेशों में प्राय ऐसा होता था कि विभिन्न जातियां पृथक भागों में रहती थीं तथा कभी कभी किसी गांव को ही 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता था। एक भाग में प्रमुख जाति या ब्राह्मण, दूसरे भाग में शूद्र और तीसरे में पंचम यानी अछूत निवास करते थे। ब्राह्मणों, शूद्रों और पंचमों के मोहल्ले अलग अलग होते थे। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। पैतृक मतलब पुश्तैनी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इस पैतृक व्यवसाय को वह किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। ब्राह्मण ये सोचता था कि उसके लिए पुरोहित बनना या बने रहना उचित है। चमार जूते बनाना और चमड़े के कार्य को करना अपना परम कर्तव्य समझता था। घुरे ने टिप्पणी लिखी है कि ये मात्र सामान्य रूप से ही सत्य था, क्योंकि व्यापार, कृषि श्रम, सैनिक सेवा जैसे व्यवसाय
समूह में थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे। यानी इनमें कृषि श्रम में, सेना में और व्यवसाय में कोई भी जाति का व्यक्ति कार्य कर सकता था। अधिकांश जातियां इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसके साथ आपने ये भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों का ऐसा धंधा अपनाने की अनुमति नहीं देती थी जो प्रतिष्ठाघातक हो। घुरे के ने उदाहरण दिया है कि जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण पुरोहित का कार्य पूर्ण अधिकार परंपरागत एवं आनुवांशिक रूप से ब्राह्मणों का था। घुरे ने लिखा है कि कृषि में अनेक जातियां लगी हुई थी। व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय थे, दूसरे व्यवसाय में बिना किसी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन किए या जाति के अंदर विवाह का अधिकार खोए चले जाना असंभव नहीं था। विवाह संबंधी प्रतिबंध अब हम जानेंगे। हिंदू समाज अनेक उप समूहों में विभक्त होता था। प्रत्येक उपसमूह उपजाति के नाम से जाना जाता था। ये प्रत्येक उपजाति अपने सदस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती थी। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती थी। क्या होती थी? प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती थी। जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता था। वेस्टर मार्क ने तो अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार माना है। घुरे लिखते हैं कि फिर भी अंतर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने के कुछ सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और इसका कारण अनुलोम विवाह की प्रथा का होना है। इस नियम का उल्लंघन किया जाता था तो उसकी सदस्यता समूह से निष्कासन ही इसका सामान्यतः दंड होता था, जिसमें अपराधी पक्षों को ये भोगना पड़ता था। घुरे ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। आपके अनुसार आर्य और अनार्य के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क से जाति प्रथा को जन्म दिया। रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्य और अनार्य में कई उच्च और निम्न समूह बन गए। ब्राह्मणों ने अपने समूहों को दूसरे समूहों के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानों की विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की गईं। समय व्यतीत होने के साथ ये समूह जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मणों ने उनके हाथ का भोजन करने एवं जल ग्रहण करने पर भी रोक लगा दी। इसके अतिरिक्त भी घुरे ने सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपनी पुस्तक सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन में तथा भारत और यूरोपीय संस्कृति में पाए जाने वाली पारिवारिक एवं नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक एवं विस्तृत ऐतिहासिक ब्यौरा अपनी पुस्तक फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर नामक पुस्तक में दिया है। थैंक यू।